Good morning to all of you again in this session. Yesterday we were making the discussion about chapter number 5. आपका चैप्टर नंबर 5 जो है हम उसका डिस्कशन कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 5 के डिस्कशन में देखो आपका चैप्टर नंबर 5 में जो है वो देखिए फिक्र के मैनेजर है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर है 5 में आपको लिख दूंगा बार फिर से। चैप्टर नंबर 5 हमारा केस स्टडी जो है इसके अंदर चल रहा है, केस स्टडी में, और ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजिंग का है। ठीक है, तो इसमें आपका केस स्टडी का जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ए मैनेजर इज द व्यू ऑफ द दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी of workers of work that he has delegated his subordinate. Do you agree with this with his viewpoint? Justify your answers giving the proper argument. ये कहता है कि मैनेजर ये कहता है कि जब मैंने किसी को काम डेलीगेट कर ही दिया अपने सबॉर्डिनेट को, तो फिर मैं उसकी क्वालिटी के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। यानी कहने का मतलब कि व्हेन आई हैव डेलीगेटेड माय अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माय सबॉर्डिनेट, देन व्हाट ही डज I am not. हेलो, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हेलो, हेलो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया हो आप, बहुत बढ़िया पर्सन, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके जो है ये अगर क्या आप इससे एग्री करते हो, तो इसके बारे में ये क्या कहना चाह रहा है कि जब मैंने अपने सबॉर्डिनेट को जब कोई भी चीज़ हमने फॉरवर्ड कर दी, तो उसके बाद में क्या मैं अपनी क्वालिटी के लिए जिम्मेवार हूँ? तो इसके बारे में ये बात कहना चाह रहा है। तो आप इसका आंसर देखिए। आंसर में कहता है कि नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस। तो उन्होंने कहा क्या एग्री थे आप? तो कहते हैं कि नो। ठीक, क्यों मैं एग्री नहीं हूँ? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल था वो ये कहता है कि ए पर्सन कैन ट्रांसफर हिज अथॉरिटी बट कैन नॉट ट्रांसफर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये कहता है कि मैनेजर कैन असाइन द ड्यूटीज एंड डेलीगेट अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट, हाउएवर ही कैन नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई the duties performed and how the delegated authority is being expressed. वो कहता है कि जब उसने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी तो वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। हम यूँ कहते हैं कि वो अपनी आंखें बंद कर लेगा, तो ही कैन नॉट शट डाउन हिज आईज व्हाट ही इज डूइंग, कि उसका सबॉर्डिनेट पता नहीं काम ना ही कर रहा हो, आराम से बैठा मस्ती मार रहा हो, या ऑफिस में ना ही आ रहा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये कह रहा है कि मैं एग्री नहीं हूँ, वो गलत बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। जो आपका मैनेजर है वो कहता है अकाउंटेबल अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंस। आपका जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल फॉर जो परफॉर्मेंस है, और जबकि आपका सबॉर्डिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज है, कि वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जबकि यहाँ पर तो यही है चीज़ इस चीज़ का कि ये जो है अपना परफॉर्मेंस को पूरी कर रहा कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, तो मैनेजर जो है उसके परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल है, उसने कितना काम किया कितना नहीं किया वो उसको देखना है। पर जो पर्सन जो काम कर रहा है वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसका मतलब ये वो आपके टारगेट के लिए वो जो जिम्मेवार नहीं है। या नेट सेल में ये कहें कि ए मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। ये आप किसी प्रकार से आप इस पॉइंट को जो कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन में है
पहला तो ये कि क्या आप उससे एग्री हैं, तो आपने कहा कि नो आई एम नॉट एग्री विद द मैनेजर। सेकंड, क्या उसके लिए वो अकाउंटेबल है या नहीं है, यस ही इज अकाउंटेबल बिकॉज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये था। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिविजनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स एडवांटेजेस, इसके एडवांटेज आप बताइए। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि आपने दो स्ट्रक्चर देखे थे ना, आपके जो सिलेबस में दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो आपके पास स्ट्रक्चर है दैट इज फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि उनका हेड ऑफिस कहीं है, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहीं है और उनके दूसरे डिपार्टमेंट आपके कहीं पर हैं, तो वो आपने डिस्कस किया था। और आप डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब कि द ऑर्गेनाइजेशन इज और द स्ट्रक्चर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। ठीक है, रीजन, रिलीजन नहीं बोल रहा मैं, रीजन बोल रहा हूँ, क्षेत्र। ठीक है, कि आपका जो है प्रोडक्ट के बेस पे आप यूनिट बना दी जाए, जैसे कि आपका सीमेंट डिवीजन अलग हो गया, आपका क्लॉथ डिवीजन अलग हो गया, आपका कॉस्मेटिक डिवीजन अलग हो गया। वो डिवीजन को बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशन बना दें। ये वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द वर्किंग ऑफ ए यूनिट। और इसी प्रकार से आप रीजन वाइज बना सकते हैं कि आपके जो पूरे कंट्री का पूरे एरिया को आप अलग अलग जोन में बांट सकते हैं, कि आपका जो ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, आपने पूरे देश को 4 जोन्स के अंदर बांट लिया और 4 जोन के अंदर आप उनको बांट करके उनका अलग अलग यूनिट के लिए उनको जो रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो हमें इसका जो है देखो हम करते हैं क्या इसका मतलब। डिविजनल स्ट्रक्चर मीन्स any organization that divide its employees and other resources into different group, ठीक है, based on regional and product difference। यानी आपका डिविजनल स्ट्रक्चर जो है, डिविजनल जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, अपने एम्प्लॉयज को प्रोडक्ट बेस पे, या ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन के बेस पे भी आप उसको बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ ए रीजन आपका ये बांटा जा सकता है। अब इसका जो है ये कहाँ कहाँ पर कामयाब है, यानी सूटेबिलिटी कहाँ पर इनकी, तो सूटेबल कहाँ पर होगा, सूटेबल होगा नंबर 1, ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। हाँ बेटा बोलो। इसमें हम दोनों बेस पे कर सकते हैं, हम एरिया वाइज भी हम डिविजनल बना सकते हैं। जैसे कि आपके मिलिट्री में है, आपकी मिलिट्री की कमांड जो नॉर्थ कमांड अलग होती है, साउथ कमांड अलग होती है, वेस्ट कमांड अलग होती है, तो उस एरिया के कमांडर अलग होते हैं और दूसरे एरिया के कमांडर अलग होते हैं। इसी प्रकार से प्रोडक्ट बेस पे बनाया जा सकता है कि डिवीजन जो है सीमेंट डिवीजन अलग हो गया, आपका टेक्सटाइल डिवीजन अलग हो गया, कॉस्मेटिक डिवीजन अलग हो गया। तो एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन कैसे बांट करके हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। हाँ जी, अब ये सूटेबल कहाँ है, ये कहता है कि ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, लार्ज वैरायटी, large variety of product is manufactured। अगर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो उसके अंदर जो है आपका यहाँ पर कामयाब हो सकता है कि मान लो कि आप जो सीमेंट है वो बड़ी मात्रा में बनाते हैं, तो एक पूरा डिवीजन उसके लिए खड़ा किया जा सकता है। आप जो टेक्सटाइल की आपकी काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ, तो एक टेक्सटाइल का बनाया जा सकता है। अब ये था ना कि सीमेंट है आप मुश्किल से 100 मीट्रिक टन बनाते हो पर मंथ की, उसकी क्या डिवीजन बनेगी। तो जहाँ पर लार्ज जो प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पर कामयाब है। दूसरा, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग नीड मोर एम्प्लॉयज एंड मोर डिपार्टमेंट, कि आपका जो ग्रोइंग है, आपका ग्रोइंग है
बिजनेस है। ग्रोइंग बिजनेस में अगर आपके एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ रही है तो भी वहाँ पर इनको बांटा जा सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। और थर्ड करें कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो। डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की अगर जरूरत है तो वहाँ पर भी इसको किया जा सकता है कि डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आपके जो है कितने एक्सपर्ट ज़्यादा जरूरत हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर जो वो फॉर्म करेंगे। अगर कम एक्सपर्ट की जरूरत है फंक्शनल भी चल जाता है, ठीक है जी। अब कहते हैं कि फ़ायदे कौन से हैं इसके, तो यहाँ पर मैंने बताया कि डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। डिविजनल स्ट्रक्चर मीन्स है टू डिवाइड द एम्प्लॉयज़ और द पर्सनल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, और सूटेबल जहाँ पर है लार्ज वैरायटी है, जहाँ पर ग्रोइंग बिजनेस है और जहाँ पर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत आपकी होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, आपके स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो आपके एडवांटेज में पहला है अकाउंटेबिलिटी। एडवांटेज में पहला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो ज़्यादा हायर लेवल की है। मीन्स सिंगल पर्सन हु इज द हेड ऑफ द डिवीजन, ही इज अकाउंटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि कोई आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो हेड है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट है, वो सारे की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जिम्मेवार है, वो सारे एक्टिविटीज़ को वही देखेगा। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हाई डिग्री की होती है। पहला फ़ायदा तो ये इसका एडवांटेज है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में आपकी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन सभी के लिए जिम्मेवार वो खुद ही होता है। सेकंड इज टीम वर्किंग। सेकंड इज टीम वर्किंग। टीम वर्किंग, आपकी जो टीम वर्किंग है उसके ऊपर भी है कि द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ द पीपल इन सिंगल डिवीजन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि आपके एक डिवीजन में काम करने वाले सभी लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। तो कॉन्टैक्ट करते रहते हैं तो उससे क्या होगा कि उन लोगों में एक टीम वर्क है ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि वो सभी के सभी एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे तो नेचुरली उनका टीम वर्क ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपका है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द वैल्यू ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट persist in the organization. The divisional structure allow this type of the culture persist on division, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कल्चर बन जाती है। एक डिवीजन के अपने कल्चर है, दूसरी डिवीजन के अपने कल्चर है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट जो वो क्रिएट हो जाता है, ये भी किसका बेनिफिट होता है। तो उसी प्रकार की बातें करेंगे, उसी प्रकार की उनकी थिंकिंग हो जाती है और उसी प्रकार की जो है हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ऑटोनॉमी इन वर्किंग, ऑटोनॉमी इन वर्किंग, आपकी वर्किंग में भी ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि आपकी स्वतंत्रता है, कि यहाँ पर जो है आप लोगों को उसकी स्वतंत्रता मिलती काम करने की, कि आपका जो हेड है, डिविजनल हेड है, उसके पास में पूरी पावर्स हैं। इट मीन्स ही हैज ऑटोनॉमी टू टेक द डिसीजन और टू मेक एनी टाइप ऑफ द डिसीजन, तो वो उसके लिए उसका बेनिफिट उसको मिलता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर जो बातें थी 8th क्वेश्चन में, वो आपकी कि आपका जो है डिविजनल स्ट्रक्चर है की डेफिनेशन क्या थी, फिर उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर है अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर के आपके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हम आते हैं 9th क्वेश्चन में कि अमन, अवनीश एंड अमरीश, बोलिए बेटा। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अभी आप लोगों का जो जूम ऐप पे या किसी भी ऐप पे आपकी एजुकेशन हो रही है, ठीक है, अब आप लोगों के बीच में एक अलग ही कल्चर पैदा हो गया है कि आप लोग जो है फ़ोनों की बात करोगे, आप उसके अंदर एप्लीकेशन की बात करोगे कि कौन सी एप्लीकेशन बढ़िया है, उसमें आप ये देखोगे कि वो किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं। तो आप इन दिनों में केवल फ़ोन और ऐप और
आपका जो नेटवर्क उसी की बातें कर रहे हैं। ये एक कल्चर बन गया। जब आपके स्कूल रेगुलर लग रहे थे तब आपका फ़ोन आपके हाथ में देख करके आपके टीचर भी और आपके पेरेंट्स भी गुस्से होते थे, पर अब ऐसा कोई कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिफरेंट कल्चर हो गई। एक कोरोना के कारण से, ड्यू टू द कोरोना, डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर डेवलप देयर। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपका एक डिवीजन मान लो, ये आपका जो है टेक्सटाइल डिवीजन है। टेक्सटाइल डिवीजन नेचुरली जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे टेक्सटाइल में, वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही बातें करेंगे। वो सीमेंट की बातें थोड़ी करेंगे, वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। वो टेक्सटाइल में कौन सी और कंपनी अच्छी आई उनकी बातें करेंगे। वो टेक्सटाइल में कोई नई टेक्निक क्या है उनकी बातें करेंगे। इसका ये हुआ कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि जब हम उसी प्रकार की बातें करेंगे तो हम उसमें ग्रो करते हैं। जब आप लोग पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ बैठोगे तो पढ़ाई की बातें करेंगे, तो नेचुरली आप लोगों को उसका बेनिफिट होता है कि आप कोई ना कोई नई किताब मिलता है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं सर अभी आ रहा हूँ, 10 एक मिनट मेरी क्लास है, क्लास के बाद आता हूँ। ठीक है जी। हाँ। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही? बीच में फोन कॉल आ गई थी। हेलो। ठीक है, कॉल नहीं, कॉल में बीच में कॉल आ गई थी, तो आवाज़ पता नहीं आ रही कि नहीं, मैं देख लूँ। हाँ, तो ये आपकी कल्चर कहलाती है। तो आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों में बैठोगे तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे। अगर दूसरों के बारे में बात करेंगे, दूसरे लोगों के बीच में बैठे, तो वैसा कल्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर कल्चर का एक फ़ायदा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो जितनी बढ़िया कल्चर पैदा होती है वो बेनिफिशियल होती है, और घटिया कल्चर पैदा होती है तो वो लॉस होता है। ठीक है जी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? फॉर ऑटोनॉमी इन वर्किंग, ऑटोनॉमी होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपका यहाँ पर जो जो डिविजनल हेड है उसके पास जो सारी पावर होती हैं, ही कैन टेक एनी टाइप ऑफ द डिसीजन। मान लो कि आपका यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, सबसे ऊपर तो इनका मान लो कि ये आपके 10 प्रकार के डिवीजन है, ठीक है, तो 10 वीपी होंगे और इन सारों का एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, जैसे आदित्य बिरला के पास में 53 टाइप की डिवीजन है, तो उन 53 टाइप के वीपी हैं और उनके प्रेसिडेंट जो है वो आदित्य बिरला ही है। इनके नीचे फिर जो है वो आपके जर्नल मैनेजर हो गया, या मैनेजर हो गए, या उनके पास में सुपरडेंट हो गए, या उसके वर्कर्स हो गए, ऐसे है। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर है कि वो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रकार का चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को ऑटोनॉमी है, यानी स्वतंत्रता है उसको कोई भी डिसीजन लेने की। उसको जब प्रेसिडेंट से ज़्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा है। 1 मिनट बेटा। हाँ सर। हाँ, 8 में, एक साइंस में। अच्छा अच्छा, मैं रखता हूँ 5 मिनट। ठीक है। हाँ जी। तो आपका जो है यहाँ पर इनको ऑटोनॉमी मिलती है, इनको स्वतंत्रता मिलती है कोई डिसीजन लेने की। इसका मतलब यहाँ पर ऑटोनॉमी का मतलब यही है। हाँ जी, और कोई? हाँ, कुमकुम बोलो, और कोई पूछना था इसमें पॉइंट? हेलो। ठीक है बेटा, हम आगे नाइन्थ पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है क्या कि आपका अमन, अवनीश और अमरीश, जब वो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। उन्होंने जो टॉयज बनाने का फैसला किया है। दे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज दे हैव टू परफॉर्म। उन्होंने ये एक्टिविटीज ये जब पहचान की कि वो उन्होंने ये काम करने हैं। कौन से काम हैं? पहला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज करना, यानी यहाँ पर आपके उनके जो है 7 प्रकार की एक्टिविटीज उन्होंने फाइंड आउट की है। परचेज ऑफ मशीनरी, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, सेल्स ऑफ टॉयज, आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर दे कैन सेल देयर टॉयज, और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। ये इनके 7 प्रकार की एक्टिविटीज हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क, दे थॉट दैट 4 मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड लुक आफ्टर। और उन्होंने सोचा कि 4 मैनेजर भी हमें चाहिए इन एक्टिविटीज के बेस पे। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर। ठीक है। अब कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड, आपको पता करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन पैरा।
कि यहाँ पर जो कहता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन। आपके मैनेजमेंट के 5 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उनमें से कोई एक फंक्शन है इसमें। तो नेचुरली जब ये ऊपर वाली बातें हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, पर्सनल, तो नेचुरली स्टाफिंग फंक्शन हो गया। ठीक है। कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा दैट हेल्प यू आइडेंटिफाइंग द फंक्शन। अब इनमें पैरा वो कोई लाइन बताओ। अब लाइन तो नेचुरली ये है ना कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वर्क दे थॉट फॉर मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला हुआ है। तो यहाँ पर इन लाइनों से पता चल जाता है कि ये स्टाफिंग का फंक्शन है। स्टेट दी स्टेप फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट के फंक्शन में कौन कौन से प्रोसेस जो फॉलो किए जाते हैं, यानी स्टाफिंग प्रोसेस को आपने बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ये आपका, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये आपका जो है अभी तो स्टाफिंग में तो वो दूसरी चीज़ आती थी, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, सॉरी मैं आपको कहीं और दिमाग में चला गया, नेक्स्ट बात चली गई थी। ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है टू क्रिएट द इमेजिनेटिव पोस्ट। आप जो है इमेजिनेशन करना पोस्टों की, तो वो जो है आपकी इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इमेजिनेशन की है कि हमारे पास एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, दूसरा कोई मैनेजर होगा, पर्सनल मैनेजर होगा। इसका दे मेड द क्रिएशन इन ओनली द इमेजिनेशन। तो उसके बाद में इंप्लीमेंट करना वो स्टाफिंग कहलाता है। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है। और इसमें कौन सी लाइन थी वो मैंने आपको बताई दी थी कि दे विल अपॉइंट प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल। इमेजिनेशन लोगों ने कर लिया था। और इससे ये पता चलता है कि वो ग्रुप एक्टिविटीज को इकट्ठा कर रहे हैं, डिपार्टमेंटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब उसमें प्रोसेस कौन कौन से हैं तो वो आप लोगों को याद ही होंगे शायद। ये प्रोसेस आपका सबसे पहला जो प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो हम कोई भी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन कौन से वर्क हैं, फिर उनका डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो आपके ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप आपके पास में कहलाता है दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन दूसरा डिपार्टमेंट बनाना कि आपने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर लिया था, डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया था, फिर उन वर्क को कौन कौन से सीरीज में रखा जाए, कौन कौन से डिपार्टमेंट के नीचे डाला जाए। तो ये आपका कहलाता है दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप। और थर्ड स्टेप आपके पास में जी दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज को असाइन करना, यह आपका कहलाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, कि इन लोगों को हमने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। उसके बाद में हमने डिपार्टमेंट बना दिए। डिपार्टमेंट बनाने के बाद में कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे होगा, डिपार्टमेंट ऐसे बनाए, उनको हमने ड्यूटीज असाइन कर दी कि आप लोगों के ये काम है। और लास्ट आपके पास में है इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप है इस्टेब्लिश करना, ये भी हमारा काम होता है। कि उसके बाद में हम उनको क्लियरली उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उनको बता देंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो है 4 स्टेप हमें इस पैरा से दिखाई देते हैं कि ये 4 स्टेप हमने यहाँ पर पिकअप किए हैं। हाँ जी। तो आपका क्वेश्चन जो था ऑर्गेनाइजिंग था, इसमें जो दिखाई दे रहा था ऑर्गेनाइजिंग का पूरा ये प्रोसेस। ठीक है। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हो तो बताइए मेरे से। एनी पॉइंट? कौन सा बेटा? वीक आंसर, कोट दी लाइंस। कौन सी लाइन थी जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है? तो इसमें जो लाइन कोट करने के लिए हमने इन्हें बोला था, तो लाइन कोट के लिए है द फॉलोइंग लाइंस हैव हेल्प द आइडेंटिफाइंग द फंक्शन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट ऑफ 4 मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड। ठीक है,
टू लुक आफ्टर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल। ये लाइनें हमें पता चलती है, तो ये सारी चीज़ें पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएशन ऑफ पोस्ट इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और कोई पॉइंट? ठीक है, किसी को और कोई पॉइंट पूछना हो बताइए। और ये जो भी हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए मत बोला करो, वरना फिर मैं म्यूट कर दूंगा और ये फिर आपको बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, वन साइडेड आपकी टीचिंग हो जाएगी। ठीक है ना, अपने कोई भी दोस्त हैं और इनको आईडी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जो हैं मिस बिहेव करते तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, हमें तो ऐसे ऐसे लोगों की सुनने की आदत है, क्योंकि ये तो घर से बेघर हैं, इनके माँ बापों की अक्ल है नहीं, वो बेसुरे लोग होते हैं, उनके माँ बाप भी ऐसे लोग होते हैं, कोई किसी के पास कोई किसी के पास, तो ऐसे लोग जो है ना वो इस प्रकार के डिस्टर्बेंस करते हैं। तो इससे आप पता चलता है कि आप लोगों की दोस्ती किन लोगों से है। और हम टीचर्स को, कंडक्टर्स को और मार्केटिंग वालों को तो ये बात आदत पड़ चुकी है चीज़ें सुनने की। ठीक है, तो आगे से ऐसी मिसबिहेव किसी साथ ना, क्योंकि मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, ये आपके साथियों के साथ मिसबिहेव होता है इन चीज़ों से। ठीक है, चलो जी, एनीथिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।